सोचिए हम सब एक बहुत ही ऊंची, नुकीली और बेहद पतली रस्सी पर चल रहे हैं। एक हाथ में काम का भारी प्रेशर है और दूसरे हाथ में घर की अंतिम जिम्मेदारियां। और कंधों पर एक भारी सा बैग भी टंगा है ना? बिल्कुल। और उस बैग का वजन हर कदम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस बैग का नाम है गिल्ट, या कह लीजिए अपराध बोध। हाँ, ये गिल्ट आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। सही कहा। आज के इस 5G की रफ्तार वाले दौर में, जहां हफ्ते में 60 घंटे काम करना एक आम बात हो गई है, माता पिता होना बिल्कुल इसी नुकीली रस्सी पर चलने जैसा हो गया है। सुबह अलार्म बजने से लेकर रात की डेडलाइन पूरी करने तक हम बस भाग रहे हैं। और हम इस रस्सी पर संतुलन बनाने के लिए हजारों टिप्स आजमाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है कि क्या हम बच्चों को वो सब दे पा रहे हैं जिनकी उन्हें वाकई जरूरत है। और उस रस्सी पर ना हवा के तेज झोंके भी हैं, जैसे कि समाज की उम्मीदें और ये सोशल मीडिया का दबाव। बिल्कुल। देखिए, हम जिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं, वहां हर कोई ज्ञान दे रहा है। कोई बता रहा है कि बच्चों को क्या खिलाना है, कैसे पढ़ाना है, और मतलब उन्हें किस उम्र में कौन सी भाषा सीखनी चाहिए। और इन हजारों आवाजों के शोर में होता यह है कि बच्चा और माता पिता के बीच का जो असली सुकून भरा जुड़ाव है, वो कहीं दब कर रह जाता है। सही बात है। यही कारण है कि आज जिन दस्तावेजों और रिसर्च को हम खंगालने वाले हैं, वे एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच उजागर करते हैं। हाल ही में हमारे सामने परवरिश और चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े कुछ बेहतरीन रिसर्च नोट्स और आर्टिकल्स का एक संकलन आया है। हाँ, और इन पन्नों में जो बातें छिपी हैं, वो हमारा नजरिया बदल सकती हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि परवरिश कोई बोझ या परफेक्ट बनने की अंधी दौड़ है ही नहीं। इसके बजाय ये खुद को फिर से खोजने की एक यात्रा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ भारी भरकम साइकोलॉजिकल शब्दों में या जार्गन में नहीं उलझने वाले हैं। हाँ, हम सीधे उन 6 गहरे सबकों को डिकोड करेंगे जो उस गिल्ट वाले बैग का वजन सच में कम कर सकते हैं। तो ये चर्चा उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होनी चाहिए, जो हर दिन ये सोचकर सोते हैं कि आज मैंने एक पेरेंट के रूप में क्या गलती कर दी। सही कहा। इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा सार यही है कि हमें परफेक्ट होने की नहीं, बल्कि बस उपस्थित रहने की, यानी प्रेजेंट होने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। पहली जो सबसे बड़ी फांस है ना, जो हमारे दिमाग में गहराई तक बैठी है, वो है बच्चों को अपना प्रोजेक्ट या अपनी जायदाद मान लेना। हाँ, ये बहुत आम बात है। हम अनजाने में उन्हें एक ऐसी मशीन समझ बैठते हैं जो हमारे उन अधूरे सपनों को पूरा करेगी जिन्हें हम खुद अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए। इन नोट्स में एक बड़ा ही गहरा दृष्टिकोण सामने आता है। वो माली वाला दृष्टिकोण, राइट? हाँ, कि हमें मालिक नहीं बल्कि एक माली यानी गार्डनर बनना है। और देखिए, ये माली वाली अवधारणा केवल सुनने में अच्छी लगने वाली कोई कविता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। मतलब एक माली कभी ये तय नहीं करता कि जो बीज उसने जमीन में बोया है उसका रंग क्या होगा या उसकी शाखाएं किस दिशा में मुड़ेंगी। उसका काम केवल उस बीज को सही खाद, पानी और एक सुरक्षित वातावरण देना होता है। बिल्कुल। रिसर्च में एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है नारियल के पेड़ और गुलाब के पौधे की। अरे हाँ, वो एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। मतलब अगर आपके बाग में एक नारियल का पेड़ है और एक गुलाब का पौधा है, तो क्या आप दोनों को एक ही तरह से 50 लीटर पानी दे सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नारियल को शायद उस पानी की जरूरत हो, लेकिन वो छोटा सा गुलाब का पौधा, वो खिलने के बजाय उस पानी में डूबकर पूरी तरह मुरझा जाएगा। सही कहा। हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट बीज है जिसका अपना एक अलग डिजाइन है। और यहीं पर हम क्यों और कैसे के जाल में उलझ जाते हैं। आखिर माता पिता ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि वे अपने बच्चों को अपनी मान्यताओं के सांचे में ढालना चाहते हैं। देखिए, जब आप बच्चे को एक विशिष्ट बीज की तरह नहीं देखते, तो आप प्रकृति ने उसे जो बनने के लिए चुना है उसके रास्ते में अपनी उम्मीदों की एक भारी दीवार खड़ी कर देते हैं। मतलब एक माली होने का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ना और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के खेल जैसा है। मतलब ये ऐसा है जैसे आप मैक के कंप्यूटर में विंडोज का सॉफ्टवेयर जबरदस्ती इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है ना? मशीन का क्रैश होना तय है। हार्डवेयर यानी बच्चा जिस खास चीज के लिए बना है उसे उसी दिशा में विकसित होने देना चाहिए।
एनालॉजी तो दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। अच्छा, वो क्या? क्योंकि कंप्यूटर क्रैश होने पर आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भारी भरकम उम्मीदों के बोझ तले एक बच्चे का आत्मविश्वास या उसका कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाए तो उसे वापस बूट अप करने में सालों लग जाते हैं। ये तो है। कभी कभी को पूरी उम्र बीत जाती है और वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता। ये सच में एक डराने वाला सच है, लेकिन सवाल ये है कि हम आखिर ये दबाव बनाते क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि हम समाज की नज़रों में परफेक्ट पेरेंट का टैग जीतना चाहते हैं। पेरेंटिंग की अलग अलग शैलियों का जो विश्लेषण है वो इस परफेक्ट बनने की चाहत की धज्जियां उड़ा देता है। हाँ, मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा। उसमें साफ बताया गया है कि परफेक्ट बनने की कोशिश बच्चे और माता-पिता दोनों का दम घोट देती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च में अथॉरिटेटिव यानी अधिकारपूर्ण शैली को सबसे कारगर और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ मुझे एक उलझन हुई थी पढ़ते वक्त। जब मैंने अथॉरिटेटिव शब्द पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वही पुराने जमाने वाली डंडे की मार वाली या खौफ वाली परवरिश है। हाँ, नाम से ऐसा ही लगता है। जहाँ माता पिता की हर बात पत्थर की लकीर होती है। लेकिन फिर मैंने देखा कि अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी और अथॉरिटेटिव में एक बहुत ही बारीक लेकिन गहरा फर्क है। क्या मैं सही समझ रही हूँ कि एक में सिर्फ खौफ है और दूसरे में एक तरह का सम्मान? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे समझने के लिए हमें डाइनिंग टेबल का उदाहरण लेना चाहिए। अच्छा, बताइए। देखिए, जो सत्तावादी या अथॉरिटेरियन शैली है वो ऐसी है जहां डाइनिंग टेबल पर पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। नियम बेहद सख्त हैं, बच्चे डरे हुए हैं और उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। बाप रे, वो तो जेल जैसा माहौल हो गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसका एकदम उल्टा है, अनुमतिपूर्ण या परमिसिव शैली, जहां डाइनिंग टेबल पर खाना फेंका जा रहा है, कोई नियम नहीं है और माता पिता सिर्फ बच्चे का दोस्त बनने के चक्कर में उसकी हर जिद पूरी कर रहे हैं। और ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, है ना? बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिर क्यों? परमिसिव में तो बच्चे आजाद है ना? आजाद हैं, लेकिन परमिसिव शैली में जब आप कोई सीमाएं तय नहीं करते तो बच्चे को लगता है कि दुनिया में कोई नियम ही नहीं है। और जब वो बाहरी दुनिया में जाते हैं? ठीक वही। जब उन्हें जीवन में पहली बार घर के बाहर ना सुनना पड़ता है तो वे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को सुरक्षित महसूस करने के लिए एक दायरे की, एक बाउंड्री की जरूरत होती है। समझ गई। तो अथॉरिटेटिव इन दोनों के ठीक बीच का एक सुनहरा संतुलन है। बिल्कुल। यानी इसमें खास तरह की गर्माहट या स्नेह है, लेकिन साथ ही दायरे भी साफ तौर पे तय है। एकदम सही। इसमें भरपूर प्यार है, लेकिन नियम स्पष्ट है। बच्चे को पता होता है कि डाइनिंग टेबल पर बात करने की पूरी आजादी है, लेकिन खाना खत्म होने के बाद अपनी प्लेट खुद सिंक में रखनी होगी। वाह, ये संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ, और जब माता पिता इस संतुलन को अपनाते हैं तो बच्चों को एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है तारीफ करने का तरीका। रिसर्च कहती है कि हमें नतीजों की नहीं बल्कि प्रयासों की तारीफ करनी चाहिए। अब देखिए, ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती थी। हम तो उसी दौर में पले बढ़े हैं जहां फर्स्ट आने पर ही शाबाशी मिलती थी। हम सब उसी दौर के हैं। तो अगर हम बच्चे से कहते हैं कि तुम फर्स्ट आए, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई यह है कि जब आप कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, जो कि एक नतीजा है, तो बच्चा अगली बार कोई भी नया या मुश्किल काम करने से डरेगा। क्यों? उसे लगेगा कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा ये स्मार्ट होने का जो टैग है वो छिन जाएगा। इसके बजाय अगर आप कहते हैं मुझे पसंद आया कि तुमने इस पेंटिंग के रंगों को मिलाने में कितनी मेहनत की, यानी हम उसके प्रयास की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बच्चे के अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर रहे होते हैं। उसे समझ आता है कि फेल होना कोई कलंक नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा हो रहा है। पूछिए। अगर हमें माली बनना है, अथॉरिटेटिव संतुलन बनाना है, प्रयासों पर ध्यान देना है, तो इस 60 घंटे काम वाले हफ्ते में जहां इंसान ट्रैफिक और मीटिंग्स के बीच पिस रहा है, इतना समय कहाँ से लाएं? ये आज के हर घर की कहानी है। समय की मात्रा पर नहीं, बल्कि समय की गुणवत्ता। वही जिसे क्वालिटी टाइम का गणित कहा गया है। जी हाँ, ये लड़ाई 15 मिनट बनाम 5 घंटे की है। अब यहाँ मुझे थोड़ा शक है। क्या ये 15 मिनट वाला गणित कामकाजी माता पिता के लिए अपने गिल्ट को कम करने का एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज नहीं है? मतलब एक आसान बहाना। हाँ, मतलब मैंने घड़ी देखकर 15 मिनट दे दी, अब मेरी पेरेंटिंग ड्यूटी खत्म। क्या ये इतना आसान है? ये एक बहुत ही जायज डर है
और अगर इसे सिर्फ घड़ी के कांटों से मापा जाए तो ये वाकई एक बहाना ही बन जाएगा। वही तो। लेकिन अगर हम इसे अटेंशन इकोनॉमी के बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो बात समझ आती है। आप सोचिए, आप 5 घंटे तक बच्चे के साथ एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग ऑफिस की स्प्रेडशीट में उलझा है और आंखें टीवी पर हैं। तो उस 5 घंटे की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप शारीरिक रूप से वहां हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह गायब हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के अनुसार बच्चों को गैजेट्स नहीं, मानवीय स्पर्श चाहिए। बच्चे शब्दों से ज्यादा हमारी ऊर्जा और ध्यान को महसूस करते हैं। सटीक। वो 15 मिनट जो प्रायोरिटी वर्क कहलाते हैं, उनका मतलब है पूरी तरह से संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव रूप से उपस्थित होना। आपका फोन दूसरे कमरे में है और आपका पूरा ध्यान केवल बच्चे पर है। और इसे लागू करने के 3 बहुत ही गहरे और व्यवहारिक तरीके इन शोधों में बताए गए हैं। पहला है दैनिक अनुष्ठान या रिचुअल्स। हाँ, जैसे बिना फोन के सुबह की सैर पर जाना या रात को सोने से पहले कोई कहानी पढ़ना। बिल्कुल, एक ऐसा समय जहां बाहरी दुनिया का कोई दखल ना हो। और दूसरा तरीका है सक्रिय संवाद या एक्टिव डायलॉग। ये सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। वो कैसे? हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं, आज होमवर्क किया, या क्लास में टीचर ने क्या कहा। हाँ, ये तो संवाद कम और पुलिस की पूछताछ ज्यादा लगती है ना? और इसीलिए बच्चे हाँ, ना या ठीक था में जवाब देकर भाग जाते हैं। सही बात है। इसके बजाय अगर आप पूछे, आज स्कूल में सबसे मजेदार बात क्या हुई, या आज लंच ब्रेक में किस बात पर सबसे ज्यादा हंसी आई, तो बच्चा असल में अपने विचार और भावनाएं साझा करता है। अरे वाह, ये सवाल पूछने का तरीका ही पूरा माहौल बदल सकता है। बिल्कुल। और तीसरा तरीका उन माता पिता के लिए है जो काम की वजह से बहुत दूर या व्यस्त रहते हैं, जिसे डिजिटल उपस्थिति कहा गया है। ऑफिस के ब्रेक में एक छोटा सा वीडियो कॉल करना, सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं भले ही काम में हूं पर मेरे दिमाग में तुम हो। लेकिन देखिए, यहीं पर डिजिटल शब्द आते ही एक बहुत बड़ा और कड़वा विरोधाभास सामने आ खड़ा होता है। जो डिजिटल मिरर का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। सच कहूं तो डिजिटल आईना इस पूरे संकलन का सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा है। ये शोध साफ करता है कि माता पिता ही बच्चों के सबसे बड़े डिजिटल रोल मॉडल हैं। हम अक्सर बच्चों पर चिल्लाते हैं कि दिन भर स्क्रीन में घुसे रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ, रोज की कहानी है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम ये उपदेश अक्सर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन पर ईमेल्स या नोटिफिकेशंस चेक करते हुए दे रहे होते हैं। और आप सोचिए कि उस समय बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो आपके शब्दों को नहीं सुन रहा है, वो आपके व्यवहार की कॉपी कर रहा है। बच्चे इमिटेट करते हैं। बिल्कुल। जब आप बातचीत के बीच में फोन की घंटी बजते ही स्क्रीन देखने लगते हैं, तो आप बच्चे का ध्यान यानी उसका अटेंशन स्पैन भी तोड़ रहे होते हैं। वो सीखता है कि इंसानों से बातचीत के बीच में स्क्रीन को तरजीह देना नॉर्मल है। इसका असर आखिर कितना गहरा होता है? क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है या कुछ और? ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक डोपामीन लूप है। डोपामीन लूप? हाँ, जब माता पिता फोन स्क्रॉल करते हैं तो उन्हें डोपामीन मिलता है। ऐसे में अगर बच्चा बीच में कुछ पूछता है तो माता पिता अक्सर चिड़चिड़ा कर जवाब देते हैं, क्योंकि उनका वो लूप टूट गया है। और बच्चा ये चिड़चिड़ापन महसूस करता है। बिल्कुल। वो सीखता है कि फोन से खुशी मिलती है और इंसानों से झुंझुलाहट। यही कारण है कि डिजिटल साधनों के अत्यधिक उपयोग से न केवल बच्चों का रवैया नकारात्मक होता है, बल्कि क्लासरूम में उनका फोकस भी टूटने लगता है, जिससे अकादमिक नुकसान होता है। यानी बच्चे हमारे उपदेशों से नहीं, बल्कि हमारे उदाहरणों से सीखते हैं। आप सोफे पर लेटकर रील स्क्रॉल करते हुए ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा बगल में बैठकर चुपचाप विज्ञान की किताब पढ़ेगा या पेंटिंग करेगा। ये तो असंभव है। और इसी से हमारा अगला सबसे गहरा सबक जुड़ता है। मान लीजिए आपने आखिरकार अपना फोन दूर रख दिया और बच्चे के साथ समय बिताने फर्श पर बैठ गए। फिर क्या होता है? अब हमारे अंदर का एक टीचर अचानक से जाग जाता है। हमें लगता है कि अब इस क्वालिटी टाइम का इस्तेमाल इन्हें कुछ सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। और हम उस पल की जो सहजता होती है उसे खत्म कर देते हैं। बच्चा असल में आपसे कहीं अधिक आनंदित है। उसे जल्दबाजी में अपने जैसा वयस्क बनाने की कोशिश मत कीजिए। सही कहा। हम भूल जाते हैं कि बच्चों के पास बिना किसी कारण के खुश रहने की एक सहज प्रकृति होती है, एक इन्नेट नेचर होता है। जैसे उनके साथ सोफे के नीचे छुपना। हाँ, या बारिश में बिना किसी फिक्र के भीगना कोई मूर्खता नहीं है। ये उनकी उस सहजता की रक्षा करना है। हमें उन्हें ये नहीं सिखाना है कि जीवन में हमेशा गंभीर और प्रोडक्टिव कैसे रहें, बल्कि इसके विपरीत हमें उनसे सीखना चाहिए कि पल में कैसे जिया जाता है। बिल्कुल। ये तो ठीक है, लेकिन देखिए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं समीकरण तेजी से बदलने लगते हैं।
जो बच्चा कल तक आपके साथ सोफे के नीचे छुपकर खुश होता था, 13 या 14 साल की उम्र में वो अचानक अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने लगता है। हाँ, टीनेज की शुरुआत। और यहाँ आकर कई माता-पिता बुरी तरह घबरा जाते हैं। ये घबराहट स्वाभाविक है, क्योंकि माता-पिता अपनी पेरेंटिंग का गियर बदलना भूल जाते हैं। इन दस्तावेजों में जीवन के 3 मुख्य पड़ावों का जिक्र है। जो उम्र के साथ बदलते रिश्ते के विज्ञान को समझाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन पड़ावों को समझ लें तो आधा तनाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इन माइलस्टोन्स पर गहराई से बात करते हैं। पहला पड़ाव है 0 से 5 साल तक की उम्र। यह वो समय है जब बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। इस उम्र में बच्चे को केवल असीमित प्यार, शारीरिक स्पर्श और दुलार की जरूरत होती है। मतलब कोई कठोर नियम नहीं। यह वो समय है जब बच्चे के अंदर अटैचमेंट का बेस बनता है। अगर यहाँ उन्हें सुरक्षा महसूस होती है तो वे जीवन भर भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं। फिर आता है दूसरा पड़ाव, 5 से 15 साल की उम्र। यह वह क्रिटिकल समय है जहाँ बच्चे का दिमाग समाज के नियम समझना शुरू करता है। यहीं पर हमें उस अथॉरिटेटिव शैली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिसकी हमने पहले बात की थी। मतलब प्यार के साथ साथ सीमाएं तय करना। हाँ, इस समय नियम बनाने होते हैं, नैतिक मूल्य सिखाने होते हैं और अनुशासन लागू करना होता है। क्योंकि अगर इस उम्र में उन्हें सही गलत का दायरा नहीं बताया गया तो वे भटक सकते हैं। और इसके बाद आता है सबसे मुश्किल और खतरनाक मोड़, तीसरा चरण, जो 16वें साल से शुरू होता है। अगर मैं इसे किसी वीडियो गेम से जोड़कर देखूं तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चा अगले लेवल में जाता है, आपके पिछले लेवल के हथियार और रणनीतियां काम करना बंद कर देते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ना? अगर आप 16 की उम्र में भी वही अधिकार और आदेश वाला पुराना हथियार चलाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगा। आपकी ये बात इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझा रही है। 16 साल की उम्र में बच्चे के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तेजी से विकसित हो रहा होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक से जुड़ा है। हाँ, जो तर्क और निर्णय लेने से जुड़ा है। इस उम्र में उनके लिए दोस्तों की राय यानी पीयर वैल्यूएशन और अपनी आजादी सबसे अहम हो जाती है। तो ऐसे में बॉस बने रहना काम क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर आप इस समय भी उन पर अपनी सत्ता थोपने की कोशिश करेंगे तो आप उनके दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि आप उनकी आजादी के दुश्मन हैं। और इसका सीधा परिणाम विद्रोह होगा। बिल्कुल। इस लेवल पर आके आपको सचमुच एक नया कोऑप मोड चालू करना पड़ता है, यानी साथी या दोस्त वाला मोड। लेकिन यहाँ एक उलझन है। एक दोस्त बनने का मतलब क्या ये है कि हम उनकी हर गलत बात मान लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हमराज दोस्त बनने का मतलब है कि आप उनके लिए एक सुरक्षित जगह, एक सेफ स्पेस बनाते हैं। जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। हाँ, जब उन्हें पता होता है कि घर पर उनके माता पिता जज नहीं करेंगे बल्कि सुनेंगे, तो वे अपनी गलतियां, अपनी असुरक्षाएं और अपने डर बिना किसी हिचकिचाहट के आपके साथ साझा करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। देखिए, अधिकार की दीवार उन्हें आपसे दूर ले जाती है, लेकिन दोस्ती का पुल उन्हें आपके पास वापस लाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बातों, माली बनना, अथॉरिटेटिव शैली, क्वालिटी टाइम का गणित, डिजिटल आईना और इन तीनों पड़ावों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरकार क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि बच्चों को सुधारने या बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया हम दिन रात एक प्रोजेक्ट की तरह चलाते रहते हैं, ये असल में बच्चों के बारे में है ही नहीं। तो फिर किसके बारे में है? ये पूरी तरह से खुद को सुधारने की प्रक्रिया है। आप जो हैं, आप जो करते हैं, बच्चे वही बनते हैं। अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपका घर शांत होगा। अगर आप खुद तनाव में हैं तो आप बच्चों को सिर्फ तनाव ही पास ऑन करेंगे। यानी अच्छी पेरेंटिंग का अर्थ केवल बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना नहीं है, बल्कि एक माता पिता के रूप में और उससे भी बढ़कर एक इंसान के रूप में हमारा अपना विकास है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया में ऐसा कोई एक तय फॉर्मूला या कोई जादुई किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप रातों रात एक परफेक्ट पेरेंट बन जाएं। और सच कहूं तो ऐसी कोई किताब होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इसमें आपको गिरना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, अपनी उन आदतों को बदलना होगा जिन्हें आप बरसों से सच मानते आ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी परफेक्शन की चाहत को छोड़कर खुद पर और अपने बच्चे पर भरोसा रखना होगा। बिल्कुल, भरोसा ही सबसे बड़ी चाबी है। इस गहरी और लंबी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अलग और नया विचार उभर कर आता है।
हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि किशोरावस्था में आते ही बच्चे बहुत विद्रोही हो जाते हैं, दरवाजे पटकने लगते हैं और बात-बात पर बहस करते हैं। और हम आसानी से इसका सारा दोष उनके बदलते हार्मोन्स, उनके दोस्तों या इंटरनेट पर डाल देते हैं। जो कि एक बहुत ही आसान बचाव का रास्ता है ना? बिल्कुल, बहुत आसान है। लेकिन जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका ये जो विद्रोह है, उनका जो ये अचानक फूट पड़ने वाला गुस्सा है, वो दरअसल हमारे ही उन अनसुलझे मुद्दों और हमारी ही दबी हुई भावनाओं का आईना हो? ये नजरिया वाकई बहुत गहरा है। क्या ये संभव है कि अपनी भागदौड़ भरी 60 घंटे की शिफ्ट और जिंदगी की जद्दोजहद में हमने जिन भावनाओं का कभी खुद सामना ही नहीं किया, बच्चा सिर्फ उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। अगली बार जब बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करे, चिल्लाए या अजीब व्यवहार करे, तो तुरंत पलटवार करने या डांटने से पहले एक पल के लिए रुकें। एक पॉज लें। हाँ, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या ये बच्चा असल में मेरी ही किसी अनकही बात को आवाज दे रहा है? क्या ये मेरी ही कोई पुरानी निराशा या तनाव है जो आज इसके जरिए बाहर आ रहा है? शायद ये सवाल ही उस ऊंचे और नुकीली रस्सी को, जिस पर हम शुरुआत में संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, एक चौड़े और सुरक्षित रास्ते में बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें परफेक्ट नहीं होना है और बच्चे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमें संतुलन के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस उनका हाथ पकड़कर चलने का आनंद लेना होता है। ये यात्रा वाकई बहुत खूबसूरत हो सकती है।